चैप्टर का नाम है वेव्स, सबसे आखिरी चैप्टर है फिजिक्स का ये, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अंडरस्टैंडिंग बिठानी पड़ेगी इसके अंदर। शुरू वाला जो 50% चैप्टर है वो थोड़ा इजी लगेगा आपको, लेकिन लास्ट वाला 50% मैथमेटिक्स में चला जाएगा पूरा, तो इसलिए मैं इजी वाला पार्ट पहले उठा रहा हूं। वेव्स में अपने को पहले ये समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में वेव का कंसेप्ट क्या है। मैं इसको बोल रहा हूं वेव मोशन। वेव अपने को क्या मतलब, इसे सिग्निफिकेंस क्या मिल रहा है, ठीक है। तो हर्षित, मैंने कल एक एग्जांपल दिया था, तो एग्जांपल तू भी समझ सकते है। सपोज कर एक तालाब है और तालाब में गेंद गिर गई एक, क्योंकि तूने प्रवीण यादव की बॉल पर सिक्सर मारा था, लेकिन तू खड़ा है यहां पर तालाब के इस एंड पर। अगर तेरे पास एक बैट है जो कि इस बॉल तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो तू क्या करेगा? आसपास पत्थर भी पड़े हैं, तो तू क्या करेगा? ये वाटर है, पत्थर मारेगा। तू पत्थर मार कर क्या पैदा करेगा? वेव्स, जिससे ये वेव का जो मोशन है कुछ ऐसा तू समझ रहा है कि तू पत्थर मारेगा तो वेव इससे टकराएगी और ये बॉल सामने की तरफ चली जाएगी। तो अल्टीमेटली तू क्या करता है? वेव मोशन की हेल्प से एनर्जी और मोमेंटम ट्रांसफर कर रहे हैं। हम वेव से क्या ट्रांसफर करते हैं? एनर्जी और मोमेंटम। बिकॉज मैं कंटिन्यूसली बोल रहा हूं, मैं हवा के जो पार्टिकल्स है इनके जरिए आप तक साउंड वेव्स पहुंचा रहा हूं। पार्टिकल्स कंटिन्यूसली टकरा रहे हैं, वाइब्रेट हो रहे हैं हमारे बीच में, और आपके कानों में जाकर बज रहे हैं और आप सुन पा रहे हो मेरी बात को। अगर मैं 2 मिनट के लिए मीडियम को गायब कर दूं, तुमको मेरी आवाज नहीं आएगी, है ना, क्योंकि बीच में से मीडियम गायब हो गया। लिखो जरा वेव मोशन जल्दी से क्या होता है। इट इज ए मेथड ऑफ ट्रांसफरिंग एनर्जी। नोट सुंदर सुंदर बनाना यार, क्योंकि नोट्स बहुत काम आते हैं खुद के लिखे हुए। इट इज मेथड ऑफ ट्रांसफरिंग एनर्जी एंड मोमेंटम फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। It is method of transferring energy and momentum from one point to another point without actual transfer of matter. Without actual transfer of matter. It is method of transferring energy and momentum from one point to another point without actual transfer of matter. मैटर ट्रांसफर नहीं हो रहा है बीच में, बस एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। जैसे कि एक एग्जांपल ये भी हो सकता है, सपोज करो एक कारपेट है और कारपेट के इस एंड पर एक फुटबॉल है। तू अगर इस कारपेट को ऐसे जर्क दे या ऐसे फोर्स लगाए तो एक वेव ट्रेवल करेगी और इस बॉल को उठाकर बाहर फेंक देगी। क्या कारपेट खुद ट्रेवल होकर गया वहां पर? कारपेट का ये वाला एंड तेरे हाथ में ही है और ये वाला एंड भी यहीं पर रहेगा, बस इसके अंदर पार्टिकल ने एनर्जी को ट्रांसफर कर दिया और बॉल तक पहुंचा दिया। मैं यही तो बोल रहा हूं, वेव मोशन में पार्टिकल ट्रांसफर नहीं होते, सिर्फ एनर्जी और मोमेंटम ट्रांसफर होगा। ये बिल्कुल ऐसे है कि मैंने एक मार्कर इसको दे दिया क्रिश को, क्रिश ने पीछे वाले बच्चे को, इसने पीछे वाले बच्चे को, जैसे कि मैं आंसर शीट डिस्ट्रीब्यूट करता हूं। मैंने क्वेश्चन पेपर पहले बेंच पे रख दिया और तुमने उस एनर्जी को एंड तक पहुंचा दिया। क्या क्रिश खुद उठ के गया पीछे? नहीं, सिर्फ एनर्जी तो गई, यानी कि वो क्वेश्चन पेपर ही तो गया पीछे की तरफ। तो ये एक एग्जांपल है वेव मोशन का। क्या इतनी बात क्लियर हुई? जनरली जो वेव्स है वो 3 तरह की हो सकती है, 3 तरह से डिफाइन किया जा सकता है वेव को। तो वेव का पहला टाइप क्या है? मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स को हम मैटर वेव्स भी बोलते हैं। मैटर वेव नहीं, मटेरियल वेव बोल देता हूं इसको मैं। दूसरा जो हमारे पास टाइप है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जिसको हम नॉन मटेरियल वेव बोलते हैं। तीसरा जो टाइप है वो है डी ब्रोगली। ये तीनों तरह के कंसेप्ट समझाता हूं आपको। डी ब्रोगली वेव, ठीक है। चलो, मैकेनिकल वेव कौन सी वेव होगी? शॉर्ट में लिख लो, द वेव्स विच रिक्वायर मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। व्हाट डू यू मीन बाय मैकेनिकल वेव? वेव्स, आपके पास पेन नहीं है? ओके, वेव्स विच रिक्वायर मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। मैकेनिकल वेव कौन सी? जिनको मटेरियल मीडियम की जरूरत है उनके प्रोपगेट होने के लिए। बिना मीडियम के वो प्रोपगेट नहीं हो सकती, ट्रांसफर नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल साउंड वेव्स। साउंड वेव कैन नॉट प्रोपगेट इन वैक्यूम। सेकेंड एग्जाम्पल लिखो,
वेव इन स्ट्रिंग। वेव इन स्ट्रिंग का मतलब कि एक पोल से एक स्ट्रिंग बांध दी हमने ऐसे। हाँ जी। मटेरियल मीडियम मतलब, मटेरियल मतलब कि मीडियम के अंदर कुछ ना कुछ पार्टिकल्स होने चाहिए, मटेरियल होना चाहिए, ठीक है। स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के अंदर देखो ये बहुत सारे मैंने सपोज करो कुछ पार्टिकल्स इंडिकेट कर दिए। अगर मैं यहां पर फोर्स लगाऊंगा तो देख क्या होगा एक्चुअल में, ये कुछ ऐसे वेव बनेगी इसके अंदर। देख ये पार्टिकल अगर ए है, ये पार्टिकल बी है, ये सी, ये डी, ये ई के बाद ये एफ और ये जी। एक्चुअल में पता क्या होगा, ए पार्टिकल कभी भी यहां नहीं जाएगा, तेरे को दूर से देखने को मिलेगा कि वेव ऐसे ट्रांसफर होकर खंबे के अंदर जा रही है, बट एक्चुअल में कुछ भी नहीं हो रहा है ऐसा। सिर्फ ये हुआ कि जी ऊपर चला गया, एफ यहां चला गया, ई यहीं पे रह गया, डी नीचे चला गया, सी और ऊपर चला गया, ये यहां पर ऐसे। तो बस ये पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट कर रहे हैं अपनी पोजीशन पर अलग अलग एम्पलीट्यूड से, जिससे तेरे को ऐसा फील हो रहा है कि एक वेव बन रही है। तो पार्टिकल सामने की तरफ नहीं गया, पार्टिकल तो बस ऊपर नीचे गया, लेकिन उसका जो एम्पलीट्यूड है ऑसिलेशन का वो कोरस्पॉन्डिंग पार्टिकल से थोड़ा सा अलग है, तो तेरे को एक वेव वाली फीलिंग आ रही है। और यहां पर भी तू क्या करेगा, एनर्जी को ट्रांसफर कर रहा है इस खंबे के अंदर, राइट। तो अगर ये स्ट्रिंग ना हो तो तू हाथ को ऐसे हिलाता रहे, क्या कुछ वेव नजर आएगी? अपने को नहीं नजर आएगी, क्योंकि ये भी कौन सा एग्जांपल होगा मैकेनिकल वेव का, क्योंकि बीच में एक सॉलिड मीडियम है। सॉलिड मीडियम क्या यानी कि वो स्ट्रिंग है, ठीक है। ऐसे ही वाटर वेव्स, तीसरा एग्जांपल, विदाउट वाटर यू कैन नॉट प्रोड्यूस वेव्स इन वाटर, है ना। तो ये एग्जांपल था मैकेनिकल वेव्स का कि यार वो वेव्स जिनको मीडियम की जरूरत है, मीडियम के बिना ट्रैवल नहीं कर सकती। साउंड वेव्स, वाटर के अंदर जो वेव्स है, साउंड वेव्स कैसे प्रोपोगेट करती है, कंप्रेशन, रेरिफिकेशन, वो मैं पूरा पढ़ाऊंगा आगे, कंसेप्ट है पूरा का पूरा, ठीक है। मैकेनिकल वेव की भी फर्दर दो कैटेगरी है फिर उसके बाद। मैकेनिकल वेव जो है मैकेनिकल वेव कैसी हो सकती है, या तो हो सकती है ट्रांसवर्स नेचर की, या फिर हो सकती है लॉन्गिट्यूडनल, या तो नेचर होगा ट्रांसवर्स या होगा लॉन्गिट्यूडनल। तो ट्रांसवर्स वेव का मतलब क्या और लॉन्गिट्यूडनल का मतलब क्या, देख एक बार डेफिनेशन लिख, फिर मैं आ करता हूं उस पर। ट्रांसवर्स में लिख, इफ डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल, if direction of vibration of particle, if direction of vibration of particle is perpendicular to wave motion, if direction of vibration of particle is perpendicular to wave motion, for example, इस स्ट्रिंग वाले एग्जांपल को अगर तू ध्यान से देखे, वेव मोशन की डायरेक्शन ये है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन, लेकिन पार्टिकल कैसे वाइब्रेट कर रहे हैं, ऐसे, इस तरह से। मैं बोल रहा हूं कि भाई ये तो है वेव मोशन, लेकिन पार्टिकल कैसे ऑसिलेट कर रहे हैं, ऐसे ऊपर नीचे। वेव मोशन की डायरेक्शन ये एक्स एक्सिस में, पार्टिकल वाई एक्सिस में वाइब्रेट कर रहे हैं। तो ऐसी वेव को क्या बोलता हूं मैं, ट्रांसवर्स वेव। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, वेव इन अ स्ट्रिंग, एग्जाम्पल साथ साथ लग गया पता आपको। लॉन्गिट्यूडनल वेव कौन सी होगी, लिखो, इफ डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन, लॉन्गिट्यूडनल में लिखो, इफ डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल इज, लॉन्गिट्यूडनल में लिखो जरा, इफ डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल इज अलोंग द वेव मोशन, इज अलोंग द वेव मोशन, जैसे कि ये साउंड वेव, ये मैं कुछ पार्टिकल्स बना रहा हूं यहां पर ऐसे, ठीक है। चलो एक बार और बना देता हूं ऐसे। मैं बोल रहा हूं कि अगर यहां पर कोई स्पीकर है तो ये वेव्स पैदा करेगा ऐसे, जिससे क्या होगा, वेव मोशन की डायरेक्शन तो ये होगी कि वेव एक्चुअल में इधर की तरफ ट्रांसफर करेगी, दिस इज वेव मोशन। बट सोच कि एनर्जी कैसे ट्रांसफर होगी, ये पार्टिकल 1 इसको हिट करेगा, ये पार्टिकल इसको हिट करेगा, ये वाला पार्टिकल इसको हिट करेगा, और हो सकता है कि ये इसको हिट करके वापस ऐसे, मतलब ये ऐसे ऑसिलेट करेगा। अगर ये इस तरफ जा रहा है तो 0 डिग्री का एंगल बना रहा है, पीछे आ रहा है तो 180 डिग्री का बना रहा है, 90 डिग्री का नहीं बनाएगा। तो जब मोशन के अलोंग
वेव मोशन के अलोंग ही पार्टिकल की वाइब्रेशन और टू एंड फ्रो। मैं बोलूंगा ऐसे वेव क्या होगी, लॉन्गिट्यूडनल। और लॉन्गिट्यूडनल वेव का एग्जांपल खुद क्या है, साउंड वेव। तो एग्जांपल भी लिख लो साथ साथ। साउंड वेव इज द एग्जांपल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब कि जहां पर पार्टिकल्स की वाइब्रेशन अलोंग द वेव मोशन हो। अलोंग का मतलब वेव मोशन सामने, तो या तो पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट हो या ऐसे वाइब्रेट हो, ऐसे या ऐसे, 0 डिग्री या 180 डिग्री। ठीक है। उसके बाद हमारे पास सेकंड कैटेगरी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो लिखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पूरा का पूरा एक चैप्टर है आपके पास +2 में। अगर नहीं किनार तो नाबिया से पूछ लो। क्या पूरा चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नाबिया? हाँ, तो +2 में इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं आपको बेसिक सा आइडिया दे देता हूं। ऐसा देखा जाता है कि हमारे यूनिवर्स में एक और कैटेगरी है वेव्स की जिसको किसी मीडियम की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल, सन से बहुत सारी रेज अर्थ के सरफेस पर आ रही है, चाहे वो अल्ट्रा वायलेट हो, चाहे वो विजिबल हो, चाहे वो गामा रेडिएशंस हो। ठीक है। यानी कि अगर हमने सैटेलाइट कोई लॉन्च करी है, सैटेलाइट और अर्थ के ग्राउंड सरफेस के बीच में कहीं ना कहीं वैक्यूम रीजन भी तो है बहुत बड़ा। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहां पर है, 36,000 किलोमीटर पे, लेकिन अर्थ का एटमॉस्फेयर तो कुछ किलोमीटर के बाद जाके खत्म हो गया। सैटेलाइट से सिग्नल अर्थ पे आ रही है, यानी कि वेव वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है, बिना किसी मीडियम के भी ट्रेवल कर सकती है। वो वेव कौन सी होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। थोड़ा सा मैं डिटेल में बताता हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में। हम जब 10वीं क्लास में थे तो हमने पढ़ा था कि जो चार्ज है, अगर चार्ज मूव करता है तो चार्ज के मूव करने से बेटा करंट बनता है। ऐसे ही पढ़ा था हमने। चार्ज अगर मूव करते तो करंट बनता है, और आपको ऐसे पढ़ाया गया होगा, आपकी टीचर ने बताया होगा कि भाई Q/T कर दो तो करंट का फॉर्मूला बन जाता है। लेकिन टीचर ने आपको कुछ चीजें नहीं बताई थी इस केस में। क्या नहीं बताया था टीचर ने? टीचर ने बोला कि चार्ज मूव करता है तो करंट बनता है, लेकिन उसको यह बताना चाहिए था कि जब चार्ज किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है ना, चार्ज की वेलोसिटी क्यों होनी चाहिए, कांस्टेंट। मतलब उसका जो मोशन है 10 मीटर पर सेकंड ही रहे, 50 मीटर पर सेकंड रहे, वो एक्सेलरेट नहीं होना चाहिए एक कंडक्टर के अंदर। और एक्सेलरेट वैसे भी नहीं होगा क्योंकि बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस फिक्स है, उसने एक कांस्टेंट फोर्स लगाना है, उसने कांस्टेंट फोर्स लगाना है। जब कोई चार्ज एक्सेलरेट करता है, मैं बात कर रहा हूं किसी एक्सेलरेटेड चार्ज की, जब चार्ज अच्छा एक चीज और जो रह गई, तो जब चार्ज मूव करता है कंडक्टर के अंदर तो हमको पढ़ाया गया है कि भाई एक कंडक्टर के आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड रीजन बन जाता है ना, जिसको हम राइट हैंड थंब रूल से निकाल सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। एक एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म किया गया था ना, कार्डबोर्ड पर बहुत सारी क्या रख दी, आयरन फिलिंग्स रख दी, कंडक्टर को पास करा, ये आयरन फिलिंग्स ने क्या एक स्पेशल पैटर्न बना लिया कंसेंट्रिक सर्कल्स का, पता लग गया कि हाँ यार मैग्नेटिक फील्ड है। तो जब चार्ज मूव करता है कांस्टेंट वेलोसिटी से तो बनता है मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन अगर चार्ज एक्सेलरेट करा दिया जाए, उसकी वेलोसिटी को एकदम बढ़ा दिया जाए और टाइम के साथ उसकी वेलोसिटी बढ़ रही हो, तो वो चार्ज अपने साथ इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैरी करता है, ई वेक्टर, और मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर भी कैरी करता है। और तब जो वेव बनती है वो बनती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को वैक्यूम में भी ट्रांसफर कराया जा सकता है, ट्रेवल कराया जा सकता है। मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं। जब भी हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं ई वेक्टर और बी वेक्टर का, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का, ये बातें जो है +2 में बहुत डिटेल में आएगी, मैं जस्ट एक ऊपर से आइडिया दे रहा हूं। जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो अपने को डायरेक्शन मिलती है किसकी, प्रोपगेशन की, कि किस डायरेक्शन में वेव जा रही है। कहने का मतलब मैं आपको ये बोल रहा हूं कि ये मैंने 3D में बना दिया इसको कुछ ऐसे, ठीक है। अगर मैं ये बोलूं कि वेव की मोशन कहां पर है, अलोंग एक्स एक्सिस है, मान लो कि ये एक्स एक्सिस में वेव मूव कर रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को कहां पर होना चाहिए? मुझे लगता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को होना चाहिए यहां पर, और क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, तभी ये मोशन मिल सकता है। अरे ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर तभी ऐसे मिल सकता है ना। तो इसलिए मैं केयरफुली क्या लिखूंगा, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑसिलेशन, ये होगी मैग्नेटिक फील्ड की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे होगा तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे बन रहा होगा, बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर, और ऐसे इस तरह से ऑसिलेट कर रहा होगा। और जिस सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा उसी सिचुएशन में मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होगा। तो ये इस तरह से हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को रिप्रेजेंट करते हैं। अभी भी बोल रहा हूं कि ये +1 में आपके कई सिलेबस में नहीं है, ये तो बस मैं आपको एक इंट्रोडक्टरी पार्ट बता रहा हूं कि हाँ यार ये तरीका है, ये कभी दोबारा आपके पास +2 में भी आएगा, ठीक है। अभी इसको सिर्फ समझने के लिए इसको लिख लो ऐसे ही, ठीक है। तो
हमेशा एक बात ट्रू होगी कि ई वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, और जो वेव प्रोपोगेशन होगा, जिस डायरेक्शन में वेव ट्रेवल कर रही है, वो दोनों के हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ये बात तो हमने वैसे भी सीखी हुई है क्रॉस प्रोडक्ट में, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन सी वेव है, नॉन मटेरियल वेव, जिसको मटेरियल की जरूरत नहीं है। जनरली जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसके अंदर 7 वेव्स की फैमिली है। केमिस्ट्री में इसको आप 8 वेव पढ़ते हो, लेकिन 8वीं वेव का कोई भी हमारे पास एविडेंस नहीं है कि उसको पैदा कैसे किया जाता है। फिजिक्स मांगती है प्रूफ, और मैं जो 7 वेव्स बताऊंगा इनका प्रूफ है कि भाई हाँ, इनको पैदा करने का एक तरीका है, ठीक है। वो वेव्स कौन कौन सी है, एक शॉर्ट तरीका याद रखने का, रमी-वक्स जी, ठीक है, रमी-वक्स जी, या फिर कुछ बच्चे इसको ऐसे भी याद करते हैं, रोमत आई लव यू जेरोक्स गन, रोमत आई लव यू जेरोक्स गन, या फिर राम इज माई, जो भी, जो मर्जी तुम समझ लो इसको, लेकिन सबसे बढ़िया तरीका जो है रमी-वक्स जी, ठीक है। R फॉर रेडियो, M फॉर माइक्रो, I फॉर, ये कहीं ना कहीं केमिस्ट्री का पार्ट रहा होगा तुम्हारे, इंफ्रा, V फॉर विजिबल, ठीक है, U फॉर अल्ट्रा वायलेट, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूं, एंड X फॉर एक्सरे, और G फॉर, चल थोड़ा थोड़ा डिटेल में बता देता हूं आपको। इन सब में से सबसे एनर्जेटिक वेव कौन सी होगी, गामा, क्योंकि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो सबसे ज्यादा होगी, और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी होती है एच म्यू, है ना, और सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी होती है, रेडियो की। फ्रीक्वेंसी क्या होगी इसकी, मिनिमम, ठीक है। एक रिलेशन ये भी है बेटा, अगर आपने पढ़ा हो, म्यू इज इक्वल टू सी बाय लेमडा, पढ़ा है कभी, जिसका, अच्छा, लेमडा इज इक्वल टू सी बाय म्यू, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा उसका वेवलेंथ सबसे कम, तो यानी कि सबसे कम वेवलेंथ किसकी होगी, गामा रेस की वेवलेंथ सबसे कम, और सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होगी। तो ये एक ऑर्डर है, मतलब ऐसे अगर आप आर से गामा की तरफ जाते हो तो इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी ऑर्डर, इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी ऑर्डर, अगर आप रेडियो से गामा की तरफ जाते हो तो इसको आप डिक्रीजिंग वेवलेंथ ऑर्डर भी बोल सकते हो। अब एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी का कनेक्शन क्या आपस में, ये भी समझ लो। देख, तुम वेवलेंथ इसी बात को बोलते हो ना कि ये क्रस्ट और क्रस्ट के बीच की दूरी कितनी है, यही तो होता है वेवलेंथ, है ना। फ्रीक्वेंसी का मतलब कि एक वेव एक पर्टिकुलर यूनिट टाइम में कितनी बार बन रही है। यूनिट टाइम मिनट भी हो सकता है, सेकंड भी हो सकता है, मिली सेकंड भी हो सकता है। तो अगर अल्टीमेटली मैं इस वेवलेंथ को छोटा कर दूं, है ना, तो मुझे लगता है कि अगर एक सेम टाइम लिया जाए दोनों के लिए तो इसकी ज्यादा साइकिल्स बन सकती है। बाय डिफॉल्ट फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी वेवलेंथ छोटा होते ही, है ना। और फ्रीक्वेंसी से तुम और क्या समझते हो, देख सपोज कर मेरे पास एक ड्रिल मशीन है, और ड्रिल मशीन को मैं हाथ से घुमाने की कोशिश कर रहा हूं, उसके जो सामने वाला जो पॉइंटेड एंड है, मैं कितना तेजी से घुमा सकता हूं, बहुत कम तेजी से। लेकिन अगर उसी की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी जाए, इलेक्ट्रिसिटी उसको दी जाए और फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए, तो वो दीवार में होल कर सकती है। तो इससे ही मुझे पता लगता है कि जिस भी चीज की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी जाएगी, जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ साइकिल्स फॉर्म होगी, जिसमें ज्यादा एम्पलीट्यूड बन जाएंगे एक पर्टिकुलर यूनिट टाइम में, उसकी एनर्जी बाय डिफॉल्ट राइज कर जाएगी, बढ़ जाएगी। और गामा की फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है। क्लियर है बात, सॉरी बहुत ज्यादा होती है, और एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच म्यू। ठीक है, क्या ये बात आपको पता लगी। अच्छा, तो मीडियम का किसी वेव की एनर्जी पर क्या इफेक्ट पड़ सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हर्षित को कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना हो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, लेकिन यह भी कमरे के अंदर बैठा है, एक विंडो है बीच में, बाहर से विजिबल रे आ रही है सनलाइट से। अगर ये बोले कि यार मैं तो एक्सपेरिमेंट रूम के अंदर बैठ के परफॉर्म करूंगा, ठीक है, और मेटल सरफेस पर इसने फोटॉन्स गिराने हैं बहुत सारे, लेकिन इसके पैरेलल केशव सोचते हैं कि नहीं यार मैं विंडो को ओपन कर देता हूं और फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करता हूं, तो किसके केस में ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलने चाहिए। तेरे केस में विंडो खोलने से। सोच लो, देखो जो जहां तक तुम सोच सकते हो उसके परे की बात बता रहा हूं तुमको मैं। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी हर केस में नहीं, अब मेरी बात को, मीडियम का तो कोई रोल नहीं है ना, मीडियम का तो कोई रोल है नहीं, क्योंकि ईएम वेव के लिए मीडियम मैटर नहीं करता। क्यों नहीं मैटर करता बता रहा हूं, लेट मी एक्सप्लेन ब्रदर। सुन, अगर ये ग्लास स्लैब है, अगर इस ग्लास के अंदर लाइट एंटर हो जाए, बाहर की तरफ एनर्जी कितनी है एच म्यू, अंदर की तरफ एनर्जी कितनी होगी, और बाहर की तरफ क्या होगी
क्यों? क्योंकि यहां पर मुझे लगता है कि इसको चल ऐसे लिख ले, एच सी बाय लेमडा, एच सी बाय लेमडा लिख दूं इसको मैं, अंदर की तरफ जाकर क्या हो जाएगा, एच सी बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वेलोसिटी डिक्रीज करती है, कितनी हो जाएगी वेलोसिटी, सी बाय एन, और उतने ही अमाउंट से क्या डिक्रीज करती है, वेवलेंथ, तभी तो फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। अरे फ्रीक्वेंसी मीडियम चेंज करने पर सेम रहती है लाइट की, क्यों सेम रहती है? क्योंकि जितनी कम होगी लाइट की स्पीड उतनी कम क्या हो जाएगी, वेवलेंथ। तो एन से एन फैक्टर खत्म, तो एनर्जी रिमेन कांस्टेंट। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तेरे और एक्सपेरिमेंट के बीच में कोई मीडियम आ जाए, विजिबल कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम आ जाए, क्योंकि एनर्जी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। शीशे के उस पार भी एनर्जी उतनी जो जितनी शीशे के इस पार है। क्या ये बात समझ आई सबको? क्या इस बात से आप एग्री करते हो? तभी हम जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का सेटअप लगाते हैं तो हम एक ट्रांसपेरेंट ग्लास विंडो लगा देते हैं, अदरवाइज तुम वैक्यूम कैसे पैदा करोगे? तुम मेरी बात को नहीं समझ पा रहे, तुमने शायद ढंग से पढ़ा नहीं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ाऊंगा डिटेल में। तुम जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का सेटअप लगाते हो ना, अगर तुमने थोड़ा सा भी पढ़ा हो तो उसमें तुम एक वैक्यूम ट्यूब का यूज करते हो और यहां पर लगाते हो तुम इमीटर प्लेट, जिस पर तुम रेडिएशन गिराते हो विंडो के थ्रू ऐसे, ठीक है। और यहां पर ये दूसरे एंड पर तुम लगाते हो कलेक्टर प्लेट, जहां पर तुम इलेक्ट्रॉन का मोशन स्टडी करते हो कि इलेक्ट्रॉन निकले कि नहीं निकले, क्योंकि यहां पर मैंने एक मिली एमीटर लगा रखा है। अब मेरी बात को सुन, अगर मैं इसको ओपन छोड़ दूं, ग्लास ना लगाऊं, तो वैक्यूम कैसे हो सकता है? अंदर एयर पार्टिकल्स नहीं आ जाएंगे? सोच इस बारे में। मैं क्या बोल रहा हूं कि ये वैक्यूम ट्यूब है। अरे वैक्यूम ट्यूब है तो ओपन एंड कैसे छोड़ सकता हूं? इसके अंदर तो एयर एंटर हो जाएगी यहां से। इसलिए मैं यहां पर क्या लगाता हूं, एक ट्रांसपेरेंट ग्लास विंडो। और ट्रांसपेरेंट ग्लास विंडो लगाने से रेडिएशन की एनर्जी पर क्या फर्क पड़ता है? कुछ नहीं। अगर मैं इसको ओपन छोड़ दूंगा तो अंदर तो एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स आ जाएंगे, गैसेज आ जाएगी, और इलेक्ट्रॉन और पार्टिकल्स। अरे यार, अगर O2 अंदर एंटर हो जाए और इलेक्ट्रॉन का साइज O2 से बहुत छोटा होता है, तो तुम एक्सपेरिमेंट कर भी कैसे सकते हो ये वाला? ठीक है, तो तुमको इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए। जब भी कभी फोटो इलेक्ट्रिक सेटअप बनाओ तो यहां पर ग्लास विंडो जरूरी है, अदरवाइज वैक्यूम की गारंटी कैसे ले सकते तुम? ओपन एंड छोड़कर वैक्यूम थोड़ी बन सकते हैं। तो तुमको बातें समझ आ रही कि नहीं आ रही है वाली? इसलिए मैं बोल रहा हूं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मीडियम इंडिपेंडेंट है, मीडियम इंडिपेंडेंट है। सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में खास बात भी है, इन सभी की जो स्पीड होगी वो क्या होगी, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर। ये सभी के सभी सेम स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से ट्रेवल करती है, ठीक है। इन पूरी वेव्स में से मैं सिर्फ एक वेव को देख सकता हूं, वो कौन सी वेव है? और विजिबल के अंदर जो ऑर्डर है वेवलेंथ का, वो ये है 650 नैनोमीटर से 740 तक। यानी कि जो मैं वेवलेंथ देख सकता हूं नेकेड आई से, वो ये वाली वेवलेंथ है 650 नैनोमीटर से 740 नैनोमीटर। अगर कोई भी वेव इस ऑर्डर की है तो मैं वो देख पाऊंगा, वो कोई ना कोई कलर बना रही होगी। अगर वो 650 के आसपास होगी तो ब्लूइश अपीयरेंस होगी, अगर वो 740 के आसपास होगी तो रेडिश या ऑरेंज अपीयरेंस होगी। क्या बात समझ आई सबको? वेवलेंथ ज्यादा किसके लिए? रेड और ऑरेंज के लिए। कम किसके लिए? ब्लू वाली फैमिली के लिए, ठीक है। तो लिखो जरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में। इट इज अ नॉन मटेरियल वेव विच डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। It is non-material wave which does not require any medium for their propagation. It is a non-material wave which does not require any medium for its propagation. इसमें 4-5 बातें लिख देते हैं। It consists of oscillating magnetic field and electric field perpendicular to each other. It consists of oscillating magnetic field and electric field perpendicular to each other. It consists of oscillating magnetic field B vector and E vector perpendicular to each other and also to the direction of wave. बाकी ये सब कहानियां तुम नहीं भी लिखोगे चलेगा, ये मतलब तुमको पता होनी चाहिए कि इसमें 7 फैमिलीज है और ये सारा कुछ। ये रिप्रेजेंटेशन तो बना ही लो, ये रिप्रेजेंटेशन होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड, ये चीज लिख लो, इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। कभी एक आधा क्वेश्चन अगर बन भी जाए तो माइंड में होना चाहिए कि ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर गिव यू डायरेक्शन। मैंने देखो इन्फॉर्मेशन में यह है कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो कोई मूर्ख बच्चा इसको बी वेक्टर और इसको ई वेक्टर भी बना सकता है, लेकिन उसे कंसेप्ट तो गलत हो जाएगा ना। ये वाला परपेंडिकुलर रहना चाहिए ना, तो बी और ई यहां भी बना सकता था, लेकिन तरीका ये है ई क्रॉस बी।
इससे तुम ये क्वेश्चन करेक्ट कर सकते हो कि इफ EM wave is going in y axis, positive y axis, what will be direction of E vector and B vector? यानी कि J कैप किसके क्रॉस प्रोडक्ट से मिल सकता है? माइनस आई के, माइनस के आई के, तीन पॉसिबिलिटी है इसकी। तो कहने का मतलब तेरे को देखना पड़ेगा ना, बना सकता है तो अगर कोई भी एक डायरेक्शन दे दूं तेरे को। देखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, ठीक है। ये भी लिख देना, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय एक्सेलरेटेड चार्ज, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय एक्सेलरेटेड चार्ज। तेरे से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पुट करूं अब, चल अब वैसे तेरे बाहर समझ से बाहर का, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड तूने पढ़ा नहीं अभी क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का तुझे पता नहीं ना अभी अच्छे से, ठीक है। ये थी हमारे पास दूसरी कैटेगरी, ठीक है। तीसरी लिखो डी ब्रोगली। डी ब्रोगली को भी डेप्थ में पढ़ाता हूं जाके बिल्कुल अब। डी ब्रोगली वेव, हालांकि तुम पढ़कर आए हो डी ब्रोगली, और जब मैं प्लस 2 में मॉडर्न फिजिक्स पढ़ाऊंगा तो डी ब्रोगली वेवलेंथ पर भी आधा चैप्टर है पूरा का, मतलब आधा चैप्टर है, जहां पर हम तरह तरह से 10-12 तरह कंसेप्ट कराऊंगा इसके ऊपर, डी ब्रोगली पर। अभी सिर्फ तरीका बता रहा हूं, पर तुम्हारी नॉलेज चेक हो जाएगी कि तुम क्या पढ़ कर आए हो डी ब्रोगली में। लिखो जरा डी ब्रोगली के बारे में। डी ब्रोगली एक साइंटिस्ट था जिसने अपनी ये थ्योरी दी थी, इसको बोलते हैं डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, और कहीं ना कहीं ये थ्योरी वैलिड भी थी। तो लिखो क्या होता है डी ब्रोगली वेव। इट इज wave associated with moving bodies having some mass. It is wave associated, it is wave associated with moving body having some mass m. It is wave associated with moving body having some mass m. डी ब्रोगली का ये कहना था कि अगर कोई भी बॉडी जिसके पास मास है, अगर उसके पास कुछ वेलोसिटी v है, ठीक है, तो जब भी वो मूव करेगा तेजी से तो उसके साथ नेचुरली एक वेव एसोसिएट होगी। वो कभी भी सीधा नहीं चलेगा, वो वेव मोशन में चलेगा ऐसे, इस तरह से। अब बात यह आती है कि क्या मैं डी ब्रोगली वेव को देख सकता हूं, देख सकता हूं कि नहीं देख सकता? सोच 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 सोच। क्या मैं डी ब्रोगली वेवलेंथ को ऑब्जर्व कर सकता हूं किसी भी XYZ केस में? देख सकता हूं। सिर्फ सर अगर उसमें कलर एसोसिएट हो रहा होगा, विजिबल कलर। बताऊं कैसे देख सकता हूं? चल अभी कंसेप्ट को बनाते हैं जरा। पहले ना बताता हूं डी ब्रोगली वेवलेंथ कैलकुलेट कैसे की जाती है। लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन में मोमेंटम, मोमेंटम ही बोलते हैं इसको, P। और क्या पॉसिबिलिटी है इसकी? देखिए इसकी एक पॉसिबिलिटी ये है, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन में एम वी। चलो वो तो एक ही बात है, इसको ये लिख सकता हूं, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन में √2m काइनेटिक एनर्जी, है ना, बन सकती पॉसिबिलिटी है। अरे मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी आर इंटरकन्वर्टेबल लाइक दिस, पढ़ रखा है रिलेशन। और क्या बना सकते हैं इसका हम? एक फॉर्मूला और बन सकता है, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन में √3m kBT। हमने कभी ये पढ़ा था कि जो हाफ mv² है, थर्मल कंडीशंस में जब हीट एनर्जी को बढ़ा दिया जाता है तो हाफ mv² किसके बराबर होता है? 3/2 kBT के। ये कभी पढ़ा था हमने काइनेटिक थ्योरी में। हाफ mv² गेट रिप्लेस बाय 3/2 kBT। तो अगर मैं ke की जगह 3/2 kBT लिखता हूं तो यहां पर ही आ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाने पर वेवलेंथ कम होती है किसी भी मूविंग बॉडी की, क्योंकि वो तेजी से मूव करेगा, तेजी से मूव करेगा तो कहीं ना कहीं वेलोसिटी बढ़ेगी, तो अल्टीमेटली इट विल गिव यू इफेक्ट ऑफ डिक्रीजिंग वेवलेंथ। वेलोसिटी बढ़ने से वेवलेंथ डिक्रीज होगी, ठीक है। एक और पॉसिबिलिटी भी है, ये भी इसका फॉर्मूला है, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन में √ रुक जा, √2m क्यू इंटू में वोल्टेज।
बताता हूं कैसे, देख। अगर मैं बोलूं कि किसी मैंने चार्ज पार्टिकल को पोटेंशियल डिफरेंस दिया, इस एंड को हाईली पॉजिटिव कर दिया और इस एंड को हाईली नेगेटिव कर दिया, क्या मैंने यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करा? एक रोड का दोनों एंड को पॉजिटिव नेगेटिव करने का मतलब पोटेंशियल, बैटरी से कनेक्ट कर दिया 5 वोल्ट -5 वोल्ट, अरे समझे नहीं क्या? बैटरी कनेक्ट कर दी तो चार्ज, तो इस चार्ज पर क्या होगा? वर्क डन होगा। ये तो डेफिनेशन है, वर्क डन ओवर चार्ज इज इक्वल टू पोटेंशियल, जितना मैंने पढ़ा है। तो इस वर्क डन को क्या डिफाइन कर सकते हैं हम? क्या इनटू में v। क्या इससे पहले ये चार्ज रेस्ट पर था? क्या पोटेंशियल डिफरेंस देने से या वर्क डन कराने से इस चार्ज के पास क्या आ जाएगी? क्या मैं क्या वी को हाफ mv² लिख सकता हूं अगर चार्ज को एक्सेलरेट कराया जाए पोटेंशियल डिफरेंस देकर? तो मैंने उसी काइनेटिक एनर्जी को क्या लिख दिया? क्या इनटू में भी। अगर पार्टिकल को एक्सेलरेट करा रहा हूं पोटेंशियल डिफरेंस देकर तो इस फॉर्मूले को ये भी लिखा जा सकता है। ये सारी चीजें मैं मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ाऊंगा आपको, एक एक क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर। तेरे को फिलहाल सिर्फ ये याद रखना है, ये ठीक है, इंफॉर्मेशन के लिए इसको लिख ले। फिलहाल तेरे पास वैरायटी हो, नीचे का एक क्वेश्चन आज केमिस्ट्री में भी हेल्प कर सकता है आपको कहीं ना कहीं है, क्योंकि जो चीजें तुम केमिस्ट्री में नहीं पढ़ कर आते मॉडर्न फिजिक्स में वो चीजें हम डिटेल में पढ़ते हैं बिल्कुल। तुमने कभी ये चीज पढ़ी है? mvr इज इक्वल टू nh/2π। प्रूफ क्या इसका? क्या मतलब क्या चीज है ये? बोर्स क्वांटम कंडीशन है। कैसे बनी? नहीं मतलब क्या इससे पता क्या लग रहा है कि अगर किसी इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम इस पर्टिकुलर टर्म के बराबर आ जाए तो वो स्टेशनरी ऑर्बिट एग्जिस्ट कर सकता है, अदरवाइज नहीं करेगा। हम ये तो नहीं बोल सकते ना हाइड्रोजन के अंदर 15,723 ऑर्बिट है, एक लिमिट में ऑर्बिट हो सकते हैं ना किसी भी। नहीं समझे क्या ये यार? हमको अगर ये डिसाइड करना है कि किसी के पास कितने स्टेशनरी ऑर्बिट हो सकते हैं तो उसके लिए कंडीशन बनाई गई है कि हाँ अगर ये चीज सेटिस्फाई हो जाए तो है ऑर्बिट, ठीक है। लेकिन तुम्हारे को उसका प्रूफ नहीं आता होगा, ये प्रूफ डी ब्रोगली से निकलता है। अभी आपको प्रूफ बता देता हूँ, सिर्फ 3 लाइनों में प्रूफ हो जाएगा ये वाला, ठीक है। बना कैसे ये? बनाए इसको, बनाऊं? डी ब्रोगली तो उसने बात नहीं दी थी, बोहर के मॉडल को तो उसने वो किया था, क्या बोलते हैं, बोहर के मॉडल में ना ये एक लिमिटेशन थी लिमिटेशन थी कि उसने इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर नहीं बताया। तो फिर डी ब्रोगली की उससे कैसे कर सकते हो आप वापस? डी ब्रोगली तो बाद में आया था, हाँ बोहर के बाद। हाँ तो फिर बोहर ने ये एमवीआर तो बोहर ने दिया, हाँ, तो फिर कैसे दिया उसने बिना प्रूफ के? तो डी ब्रोग मुझे क्या पता, लेकिन डी ब्रोगली ने इस बात को वेरीफाई किया था, बिना प्रूफ के दे दिया था उसने। ऐसे ही चलता था केमिस्ट्री में। तो देख अब सुन, प्रूफ देखे इसका, समझाऊं यार? ये इंफॉर्मेटरी चीज है इसलिए मैं बता रहा हूं आपको कि तुम यार कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट हो, कल को किसी बच्चे से डिबेट करो XYZ एकेडमी के तो 4 चीजें फालतू पता होनी चाहिए, वरना एक अपनी रेपो पे बात आ जाती है सारी। भाई हर्षित से पूछ ले, बता जरा भी पावर स्केलर है क्या वेक्टर है? ये बोल दे स्केलर है, फिर वो पूछे तू कहां पर पढ़ता है? क्वांटम पे। फिर वो 10 जगह जाके गए, पता है क्वांटम के बच्चों को ये भी नहीं पता। सही है गलत है, सही वाला काम ले दूंगा। चल अब सुन, एक इलेक्ट्रॉन अगर किसी ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है तो ऐसे ही चक्कर लगाएगा, है ना? ये न्यूक्लियस है, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, ऐसे ही होता है। अगर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, क्या इलेक्ट्रॉन के पास मास है? 9.1 × 10⁻⁻। डी ब्रोगली ने बोला इस दुनिया में जिस भी बॉडी के पास मास है वो वेव एसोसिएट कर सकता है मूव करते हुए। तो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा होगा तो ऐसी वेव बन रही होगी इसके साथ कुछ ना कुछ। ये डायग्राम तुमने देखा होगा कहीं ना कहीं तो यार, ऐसे ही है ना, वेव बन रही होगी। तो देख मैं बोल रहा हूं कि ये इसका मतलब क्या हुआ? एक वेवलेंथ, इसका मतलब 2 वेवलेंथ, इसका मतलब 3 वेवलेंथ। मैं बोल दूं कि इस 2πr को कवर करने के लिए इस इलेक्ट्रॉन ने n वेवलेंथ बनाई होगी। एक वेव में ये, 2 वेव में ये, 3 वेव में ये, इतना मुझे नहीं पता ना कितनी, मैं तो बोल रहा हूं कि n वेवलेंथ में 2πr कवर हो रहा है। तो इस लैम्डा को क्या लिख सकता हूं मैं? 2πr अपॉन में n। लैम्डा डी ब्रोगली वेव है ना, तो इस लैम्डा को क्या लिखा जा सकता है? h अपॉन में mv, और सामने क्या है? तो एक काम करना, mv को ऊपर ले जा, 2π को इधर ले और n को इधर ले जा, तो nh अपॉन में इक्वल्स टू, ये रहा प्रूफ। लिख ले साइड में कहीं इसको।
अरे इन्फॉर्मेशन के लिए पता होना चाहिए मैं, क्योंकि प्लस टू में सब चीजें पढ़ाऊंगा तुमको दोबारा से। अभी तो चलो क्योंकि मैं इसको कॉम्पिटिटिव लेवल पे पढ़ा रहा हूँ तो इसलिए मैं वो चीजें यहाँ पर आपको कवर करा रहा हूँ जो तुमको पता होनी चाहिए, मतलब सीबीएसई से ज्यादा पता होनी चाहिए। सीबीएसई मैंने नहीं बताई थी बातें वाली। इलेक्ट्रॉन की फोर्थ ऑर्बिट में वेलोसिटी निकालनी आती है, ड्राइव करना आता है फॉर्मूला वो वाला। चलो कोई बात नहीं, ये चीजें आएगी आगे, इसको पढ़ेंगे। तो डी ब्रोगली, अच्छा अब क्वेश्चन बनाते हैं डी ब्रोगली वेव पर, क्या मतलब हम सोच सकते हैं डी ब्रोगली के बारे में। देख डी ब्रोगली ने इतना बोला कि किसी बॉडी के पास मास होना जरूरी है ना कि चार्ज। क्या एक न्यूट्रल बॉडी डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएट कर सकती है? यस, उसके पास मास है ना। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक बॉडी के पास चार्ज हो, न्यूट्रल बॉडीज एग्जिस्ट करती है इस यूनिवर्स में, है ना। अब मैं तेरे से एक सिंपल सी बात पूछ रहा हूं, एक सिंपल सी बात, 70% बच्चे इसका आंसर नहीं कर पाते। एक बॉडी दो बॉडी इसलिए आइडेंटिकल 5-5 केजी की, सेम मेटल की, दोनों की दोनों कॉपर है, ठीक है। दोनों की दोनों मूव कर रही है 2 मीटर पर सेकंड से। अब फर्क इतना सा है कि ये वाली बॉडी तो क्या हो गई, पॉजिटिवली चार्ज, और ये वाली बॉडी होगी नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। मैं ऐसा बोल देता हूं कि इसके ऊपर है 5 कूलम चार्ज और इसके ऊपर है -5 कूलम चार्ज। डी ब्रोगली वेवलेंथ किसकी ज्यादा होगी या बराबर होगी? ये चार्ज का कोई रोल ही नहीं है यहाँ पर। ऐसा है एक्सेलरेट नहीं करा, सिर्फ ड्रॉप, मतलब मूव कर रही है बिना किसी पोटेंशियल डिफरेंस के। तो क्या हुई वाला फॉर्मूला तो ना देखियो तो H/mv से तो नहीं होएगा। नहीं होगा, मैं बोल रहा हूँ होगा, मैं बोल रहा हूँ होगा। करके दिखाऊं प्रूफ? नोटेश बता कैसे प्रूव होगा। तेरे को ये समझ आ रहा है कि यार है तो कुछ ऐसा, H/mv इक्वल्स टू लैम्डा। नहीं एक साथ मूव करा रहे हैं, एक साथ ही मूव कर रही है दोनों। तो फिर तो ये कंबाइन नहीं होगा। कंबाइन क्या यार, मान ले ये ले ले, ये इस रूम में, ये इस रूम में। अब बता, मास सेम है, वेलोसिटी सेम है, सिर्फ चार्ज अलग अलग है। अब देखे क्वेश्चन को तू ध्यान से सुना कर। अब पहले दोनों की दोनों कितने केजी की थी? चल अब देखते हैं, पहले दोनों की दोनों कितने केजी की थी? 5। बस अब सुन ले जरा, कोई नहीं, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। 5-5 की थी। इस बॉडी को मैंने क्या कर दिया, पॉजिटिव चार्ज देने का मतलब इसमें से हमने बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाल दिए। अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का मास कम हो गया। इसको मैंने क्या कर दिया, नेगेटिव चार्ज दे दिया, तो क्या इसके अंदर वही मास ऐड हो गया, चाहे बहुत स्लाइटली मास हो। क्या मास चेंज होता है चार्जिंग और डिस्चार्जिंग से? होता है। ये मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ाऊंगा प्लस 2 में। अभी तो तेरे को बता रहा हूं कि डी ब्रोगली वेव में अगर ऐसा क्वेश्चन बन जाए कि इनिशियली दो बॉडी का मास सेम था, एक को रब कर दिया और एक को वैसे ही रखा और दोनों को फिर सेम वेलोसिटी से फेंका, क्या डी ब्रोगली वेवलेंथ में फर्क आएगा? तो आएगा भाई। जिसको तूने रब करा उसमें से इलेक्ट्रॉन से निकाल दिए, ठीक है। क्या बात पता लगी ये वाली? तो दिस इज ऑल अबाउट डी ब्रोगली कि हाँ यार हर एक मूविंग बॉडी के पास एक वेव एसोसिएट होती है, ठीक है। मास होना चाहिए उसके पास। अगला कंसेप्ट लिखो, एक हेडिंग दो, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव। हेडिंग दो जरा, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव। ये बातें जनरल सी है जो मैं पढ़ाने वाला हूं अभी। जनरल बातें क्यों? क्योंकि ये तुम 9th क्लास में पढ़कर आते हो। हम किसी वेव को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? देखो अब सुनो, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव का मतलब ये होता है कि अगर एक वेव को हम रिप्रेजेंट करते हैं तो तरीका ये होता है, बस सुन लो, ये समझने वाली बात है और कुछ भी नहीं है इसमें। हम ऐसे वेव को बनाते हैं और मैं बोलता हूं कि ये जो लाइन जा रही है ना हॉरिजॉन्टल, इस लाइन को बोलते हैं मीन पोजीशन। अगर कोई भी पार्टिकल मीन पोजीशन पर पाया जाता है तो उसके ऊपर उस वक्त कोई फोर्स नहीं लग रहा है। मीन पोजीशन से वर्टिकली मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। वर्टिकल मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यानी कि ये वाला हिस्सा, यहां से ये वाला, ये इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। सेम वे में डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट को भी एम्पलीट्यूड बोला जाएगा। इस टॉप मोस्ट पॉइंट को बोलते हैं हम क्रेस्ट, इसको बोलते हैं हम क्रेस्ट, इसको बोलते हैं हम ट्रफ।
दो सक्सेसिव क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस हमेशा कितना होगा? लैम्डा, यानी कि वेवलेंथ। सबको पता है ये बात? सबको पता है? हमेशा मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक पहुंचने का टाइम क्या होगा? T/4, टोटल टाइम पीरियड का 1/4। ये बात ट्रू है। सेम वे में एक्सट्रीम से मीन पर के लिए दोबारा T/4। तो यानी कि मैं जब भी नोटेट करूंगा इसको तो लिखूंगा ये T/4 है, ये T/2 है, ये 3T/4 है और ये T है। एक क्वेश्चन था SHM के टेस्ट में कि एम्पलीट्यूड के आधे डिस्टेंस पर जाना है, तो बच्चों ने T/8 लिखा हुआ था, जो कि सही नहीं है। T/8 नहीं होता, T/12 होता है। तुम ये ना सोचना कि यहां से यहां गया तो T/4, तो इसका भी आधा कितना T/8, वो नहीं होता। वो हम SHM में ड्राइव कर सकते हैं, पता कर सकते हैं ना। क्लियर बात ये वाली? तो ये टर्म सबको पता है, सबको पता है। तो एक लास्ट एक्सप्रेशन कर लेते हैं, डायमेंशनली प्रूव करना है इसको, बस लिखो। कोई बात नहीं, मैं इसको सही कर दूंगा। ड्राइव एक्सप्रेशन लिखो जल्दी। यही तो है कैरेक्टरिस्टिक्स कि लैम्डा क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, क्रेस्ट क्या होता है, ट्रफ क्या होता है, ये सब चीजें अपने को पता है बाय डिफॉल्ट। एक हेडिंग दो, फिर वाइंड अप करते हैं। सीबीएसई के बराबर हो जाएगा ये वाला काम। कल से सीबीएसई में जो पढ़ाऊंगा और कॉम्पिटिटिव में पढ़ाऊंगा वो अलग अलग हो जाएगा अब, ठीक है? कॉम्पिटिटिव में जो पढ़ाऊंगा वो थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा और सीबीएसई वाला बेसिक रहेगा। अगर आप सीबीएसई लेक्चर आज लगा रहे हो तो कल आपके लिए कॉम्पिटिटिव लगाना बहुत जरूरी होगा। ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव, ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव in a stretched string, drive expression for the speed of transverse wave in a stretched string which depends on tension in the string, which depends on tension in the string and linear mass density linear mass density को तुम फिलहाल लैम्डा लिख लो, जिसका मतलब होगा मास पर यूनिट लेंथ, which depends on tension in the string and linear mass density। करने का तरीका है इसको बिल्कुल आसान, डायमेंशन से बच्चा इसको कर सकता है। सिर्फ इतनी सी बात तो मैंने बोली है कि एक स्ट्रिंग के अंदर, सुन लो जरा, एक स्ट्रिंग के अंदर जो वेव वेलोसिटी है, किस वेलोसिटी से वेव ट्रेवल कर रही है वो अपने को बतानी है। वेव वेलोसिटी, मैंने बोला कि जो वेलोसिटी है वो दो चीजों पर डिपेंड कर रही है, एक तो टेंशन पर और एक किस पर डिपेंड कर रही है? लैम्डा पर। लैम्डा का मतलब क्या है? मास बाय लेंथ, मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी। तो तू ऐसे तो लिखेगा V इज इक्वल टू टेंशन का डायमेंशन A, लैम्डा का डायमेंशन B और यहां पर कांस्टेंट K। टेंशन एक फोर्स है तो टेंशन का डायमेंशन क्या होगा? MLT-2। लैम्डा का डायमेंशन क्या होगा? ML-1। बता जरा फॉर्मूला क्या बनेगा? लैम्डा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इज इक्वल टू K लिख लेना ना, K लिखा है मैंने। नहीं, लैम्डा के मल्टीप्लाई में तो नहीं है, इक्वल टू। अरे ये मतलब है इसका कि लैम्डा मतलब मास पर यूनिट लेंथ। बनाओ जल्दी से यार, मुझे सीधा सीधा फॉर्मूला बता दो क्या बन रहा है। हर्षित बेटा 2 से 3 में लगानी है क्लास आपने आज, तभी कंटिन्यू हो पाएगा आपका। टेस्ट दिए थे पिछले तूने सारे? रिसेंटली जो हुआ, क्यों? सोचने का टाइम ले ले, 5 मिनट में बता दिया मुझे। यही बात राहुल सब्बरवाल ने बोली थी। तैयारी कर यार, पढ़ने देखा पहले ग्रेविटेशन। चलो देखते हैं कितना ड्राइव करके बताऊं या कर लोगे यार? खुद से कर लेना इसको। तो जो वेलोसिटी आएगी वो आएगी √T/λ। इसको थोड़ा सा डिफाइन करें ढंग से। आप सुन, इसको डिफाइन करने का तरीका क्या है? V इज इक्वल टू √T अपॉन में मास और लेंथ ऊपर। एक तो ये तरीका हो गया, बेसिक सा फॉर्मूला है ना। लेकिन अगर मैं तेरे को बोल दूं एक थिन वायर और एक थिक वायर है,
दोनों में मैंने वेव पैदा करनी है, किसकी वेव वेलोसिटी ज्यादा होगी, थिन और थिक का। अभी कंसेप्ट नहीं पता लग रहा ना थिन और थिक का, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, √T, मास को लिख दूंगा वॉल्यूम इनटू में डेंसिटी और ऊपर लेंथ। वायर क्या सिलेंड्रिकली तो है, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, सर्कुलर, तो वॉल्यूम क्या होगी πr²L, अरे πr²L होगी, तो L से L उड़ा दूं, तो इसका एक फॉर्मूला और क्या बनता है, TL अपॉन में, सॉरी L तो उड़ जाएगा ना, T अपॉन में πr²ρ। जिस वायर की डेंसिटी ज्यादा होगी उसमें वेव वेलोसिटी कम होगी, जो वायर मोटी होगी उसमें वेव वेलोसिटी कम होगी, यानी कि पतली स्ट्रिंग के अंदर वेव ज्यादा जल्दी ट्रेवल करती है, इसका ये मतलब है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, इसको फिर कल कंटिन्यू करते हैं बढ़िया लेवल पे थोड़ा सा। ठीक है, आज इंट्रोडक्टरी पार्ट था, सीबीएसई में भी यही था, कॉम्पिटिटिव में भी यही था, कुछ भी ऊपर नीचे नहीं था, बस थोड़ा सा मैंने ईएम वेव ज्यादा डिफाइन कर दिया। अब अपना टेस्ट ले जाओ मुझसे और फिर कल मिलते हैं।